Hello friends, welcome to my channel Triple S Homeo Skin and Aesthetic. I am Dr. हर्षिता चौधरी. आई एम ट्राइकोलॉजिस्ट. दैट्स वाई मैं आपके लिए आज का टॉपिक लेके आई हूँ हेयर फॉल. सो फ्रेंड्स, आजकल हम लोग देखते हैं कि हर दूसरे या तीसरे आदमी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है. मतलब ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मैं जब शैम्पू करती हूँ तो मेरे बहुत सारे बाल झड़ते, पिलो पे मुझे बहुत सारे बाल मिलते हैं, या फिर कंघी करती हूँ तो कंघी में बहुत सारे बाल ऐसे बाल आते हैं. फिर मेल्स की ये बात होती है कि अगर मैं अगर हाथ भी डालता हूँ बालों में तो वैसे बहुत सारे बाल हाथ में निकल के सिटी चेंज किया था. सिटी चेंज करने की वजह से मेरा हेयर फॉल बहुत बढ़ चुका है. तो ये सारी समस्या आपको दिखाई देती है. लोग यही समस्या के ऊपर बात करने वाले हैं. आज हम लोग एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में बात करेंगे. उसके कॉजेज़ क्या क्या है, उसके लक्षण क्या क्या है. उससे इम्पॉर्टेंट हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे. ट्रीटमेंट से भी ऐसे ट्रीटमेंट जो हम कॉस्मेटिक सेंटर्स में, जो आप देखते हैं कि बड़े बड़े कॉस्मेटिक सेंटर्स है जिसके आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट दिखाई देती है. नॉट कि ओनली मेडिसिन बट बहुत दूसरे भी ट्रीटमेंट्स दिखाई देते हैं. तो वो सारे ट्रीटमेंट्स की हम लोग बात करेंगे. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए. एलोपेशिया के बारे में जानने वाले हैं. फ्रेंड्स, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को हम लोग पैटर्न हेयर लॉस भी बोलते हैं. अब ये पैटर्न हेयर लॉस की अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग हेयर फॉल की बात करें तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में आपको एक पैटर्न में आपका हेयर लॉस होता है. मतलब अगर ये सपोज मेरा सीन है तो एक जगह से बाल नहीं गिरते, ये जगह जगह से बाल गिरते रहते हैं. मतलब ये जगह जगह से बाल गिरेंगे. एंड उसके अगर मेल्स में देखा जाए तो आपका जो हेयर लाइन होता है जो पीछे पीछे जाता है, यानी आपको जो क्राउन एरिया होता है यहाँ पर भी आपको उसका गोला बनते हुए दिखता है. अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया सबसे कॉमनेस्ट एलोपेशिया माना जाता है जो आपको मेल एंड फीमेल दोनों में दिखाई देता है, जिसको हम लोग मेल पैटर्न बाल्डनेस या फिर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी बोलते हैं. तो आज हम लोग उसमें भी मेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में जानने वाले हैं. तो उसके मेल पैटर्न बाल्डनेस में ये होता क्या है, इसके लक्षण क्या क्या है, स्टेजेस क्या क्या, कॉजेस मतलब क्यों होता है हेयर फॉल, के कारण क्या है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट क्या है. जो हम कॉस्मेटिक्स में या फिर जो कॉस्मेटिक सेंटर्स में आप देखते हैं कि डिफरेंट ट्रीटमेंट देखते हैं, डिफरेंट आपको कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देखते हैं आप, तो वो सारी ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हो या फिर एक वे में अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसका रिज़ल्ट आपको थोड़ी देर में या फिर थोड़ी देर के बाद आता है, या फिर कोई मतलब मान लो कि किसी आपको बहुत कम परसेंटेज में आपको रिज़ल्ट आता है. बट अगर आप कोई ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन में लेते हो तो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का असर बहुत ज़्यादा देर तक रहता है एंड जल्दी से आपको रिज़ल्ट भी आता है. तो हम लोग आज ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं. वीडियो लास्ट तक देखते हुए आपको पता चले कि आप क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं. पैटर्न बाल्डनेस की बात करें तो इसमें आपको अलग अलग स्टेजेस दिखाई देते हैं. इसमें 7 स्टेज होते हैं. फर्स्ट, आपका जो हेयर फॉल होता है वो आपको समझ में भी नहीं आता कि आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आपको स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें कोई लक्षण या फिर कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देता. सेकेंड स्टेज में जब आप आते हो तब आपको थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है. मतलब आपके दिन में 20-30 बाल गिर रहे हैं तो उससे ज़्यादा बाल गिरे तो आपको उतना ही दिखाई देता है. उससे ज़्यादा आपको पता नहीं चलता कि आपको एलोपेशिया या फिर आप हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हो. जब आप थर्ड स्टेज में पहुंचते हो तब आपको पता चलता है कि या हमें कुछ तो भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, क्योंकि थर्ड स्टेज में आपका जो हेयर लाइन होता है मेल्स में वो पीछे की ओर जाता है, पीछे की ओर थोड़ा थोड़ा आपको कम होते हुए दिखता है. तो स्टेज जब आता है तब ये सीवियर स्टेज में चला जाता है. फोर्थ स्टेज में आपको हेयर लाइन तो पीछे जाता ही है, बट जो क्राउन एरिया है यहाँ पे भी हेयर फॉल बढ़ जाता है, या फिर वहाँ पे भी हेयर फॉल आपको बड़ा होते हुए दिखता है. फिफ्थ स्टेज में आपका बाल बहुत थीन होते जाता है. बाल जैसे हाथ डालते तो बहुत ज़्यादा बाल हाथ में आ रहे, हेयर लाइन बहुत पीछे चला गया है, क्राउन एरिया बढ़ते ही जा रहा है, वहाँ का हेयर फॉल बंद ही नहीं हो रहा. सिक्स स्टेज में जब आप आते हो तो आपको एक सीवियर हेयर लॉस का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है. जब आपको यहाँ पे एम शेप दिखाई देता है या फिर इसको यू शेप दिखाई देता है, ये हेयर लाइन पूरा पीछे चला जाता है, यहाँ पर भी गोला बढ़ जाता है. सिक्स स्टेज में आपको हेयर फॉल भी बढ़ जाता है. सेवन स्टेज, जिसको हम लोग सबसे लास्ट स्टेज है, सबसे सीवियर स्टेज बोलते हैं,
उसमें आपका ये जो एरिया ये पूरा खाली हो जाता है, पूरा गंजा दिखने लगता है यहाँ तक। सिर्फ आपके जो बाजू के या फिर जो पीछे के बाल है वो आपके बचे हुए रहते हैं, बाकी सब बाल आपके झड़ जाते हैं। इवन ये जो बाल जो बचे हुए हैं ये भी बहुत पतले एंड बहुत फ्रीज़ी, बहुत से गंदे लगते हैं, इतना अच्छा उसका टेक्सचर भी नहीं रहता, सब कुछ ऐसे मरे हुए जैसे लगते हैं। तो ये सारे स्टेजेस आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में दिखाई देते हैं। अगर हम लोग कॉजेज़ की बात करें, मतलब कारण क्या क्या है, ये हेयर फॉल होता क्यों है, तो सबसे पहला कारण आता है जेनेटिक फैक्टर्स। मतलब अगर आपके फैमिली में किसी को भी, आपके पापा को, आपके दादा को या फिर किसी को भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, तो यस आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो सकता है। किसी को जल्दी होता है, मतलब किसी को 15 या फिर 20 के एज में दिखाई देता है, या फिर किसी को 30 या फिर 40 के एज में भी दिखाई देता है। तो अगर आप किसी फैमिली में अगर आपका है तो आप आपके बालों का केयर लेना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो सेकंड फैक्टर होता है द हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन या फिर डीएचटी फैक्टर्स अगर इम्बैलेंस हो रहा है, या फिर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, दैट टाइम भी आपको हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हेयर फॉल बढ़ जाता है और बहुत फास्ट बढ़ता है, आपको समझ में भी नहीं आता कि इतना हेयर फॉल कब स्टार्ट हो चुका है। इसकी हम लोग बात करें तो सबसे कॉमनेस्ट जो आजकल दिखाई देता है कि स्ट्रेस फैक्टर। अगर आपको स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ का टेंशन है, मतलब अगर हमारी लाइफ अभी पहले जैसे नहीं रही है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, काम का स्ट्रेस है, रोज़ का हर काम का स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो दिमाग में चलती रहती है, ये सारी चीज़ों की वजह से हमें स्ट्रेस होता है। एंड अगर स्ट्रेस अगर हो रहा है आपको, तो तब भी आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत स्टार्ट हो जाता है एंड बहुत फटाक से, मतलब जैसे आपको सडन हेयर लॉस आपको दिखाई देगा। जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है दैट टाइम आपको सडन हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अभी पोल्यूशन बढ़ चुका है, अपना न्यूट्रिशन पोल्यूशन बढ़ चुका है। अगर आप पोल्यूटेड एरिया में जा रहे हैं या फिर कोई आप एक्सपोज हो रहे हैं किसी पोल्यूशन की वजह से, किसी पोल्यूशन में, तब भी आपको हेयर फॉल। अगर आप अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करें या फिर अलग अलग आप वैक्स लगा रहे हैं, कुछ केमिकल्स प्रोडक्ट्स आपके बालों को लगा रहे हैं, या आप रिपीटेडली ये प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप आपके बालों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपका हेयर फॉल हो सकता है या फिर आपका हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो ट्रिगर करते हैं अपने हेयर फॉल को स्टार्ट होने में, या फिर आपके एंड्रोजेनिक एलोपेशिया स्टार्ट होने के लिए ये सारे फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं। जैसे एक फैक्टर आता है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। अगर आपको किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी है, जिसके आपको बॉडी को कम्प्लीटली विटामिन्स नहीं मिल रहे, बायोटिन सप्लीमेंट बायोटिन्स नहीं मिल रहा है, प्रोटीन्स आपको कम मात्रा में मिल रहा है, तब भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो बाल अपने सबसे कम इम्पॉर्टेंट होते हैं अपने शरीर के लिए, तो सबसे लास्ट उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, सबसे लास्ट उसको जो प्रोटीन से बायोटिन से सबसे लास्ट उसको प्रोवाइड होता है। तो जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, जिसको मतलब न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से हेयर फॉल होता है। तो ये सारी कॉजेस है या फिर ये सारे कारण है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। फिर ये हो गए कि कारण, तो इसके अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप इस पर अभी ये सब हमने कारण देख लिए, तो इसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि ट्रीटमेंट्स क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। जो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हम लोग कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स की आज बात करने वाले हैं, कि कोई एक ट्रीटमेंट नहीं, हम लोग कॉम्बिनेशन में, कि अगर किसी चीज़ का हम लोग हेयर ऑयल लगा रहे हैं तो किसी और का सीरम्स लगा रहे हैं, फिर इंजेक्टेबल्स ले रहे हैं, जो मैं मेरे पेशेंट्स को देती हूँ, इंजेक्टेबल्स से बहुत अच्छा फ़र्क आता है। तो चलो हम लोग अभी बात करते हैं कि ट्रीटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स के बारे में बताती हूँ। पहले आता है रिकॉर्ड का R89 कॉम्बिनेशन, जो आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। 89 मेडिसिन है, ये आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप हाफ कप पानी में 15 से 20 ड्रॉप डालिए एंड दिन में 3 बार लीजिए। पहले तो थूजा 200 आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे मेडिसिन है। अगर आप रात को 2 ड्रॉप आपके मुंह में डाल दीजिए, खाने के बाद 1 घंटे के बाद आप मुंह में 2 ड्रॉप डाल दीजिए, या आप रोज़ाना एटलीस्ट 4 to 5 मंथ अगर आप लेते हो ये सारी चीज़ें, तो आपको हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा एंड आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ आप बायोटिन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, बायोटिन एंड प्रोटीन सप्लीमेंट। ये अगर आप साथ में ले रहे हो तो आपके बाल बहुत जल्दी झड़ना भी कम हो जाता है
एंड आपके बाल रीग्रोथ करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप हार्मोन्स के लिए टैबलेट्स ले सकते हैं, जैसे कि हम हमारे पेशेंट्स को कुछ फिनास्टेरॉइड्स टैबलेट्स देते हैं। कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस है उस पर डिपेंड होता है कि आप कौन सा हार्मोनल टैबलेट्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स, फ्रेंड्स मल्टीविटामिन्स बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है तो आपको मल्टीविटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके बालों के लिए, मतलब अगर अपनी बॉडी में है बट अगर हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो अपने बालों तक जाता है, अपने बालों तक वो पहुंचता है। साथ आप बायोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, बायोटीन एंड प्रोटीन सप्लीमेंट। ये अगर आप साथ में ले रहे हो तो आपके बाल बहुत जल्दी झड़ना भी कम हो जाता है एंड आपके बाल रीग्रोथ करते हैं। जो आपकी जो बाल की डेंसिटी होती है, डेंसिटी भी मोटी होती है एंड आपके बाल अच्छे से ग्रो करते हैं। मेरे पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का भी सलाह देती हूँ। यू सेट 15% तक आप मिनॉक्सिडिल मिल्स में यूज़ कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का तरीका कैसे है, वो कैसे यूज़ करते हैं या फिर उसको छुड़वाना कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में बता दूँगी। मिनॉक्सिडिल सीरम रोज़ सुबह या रात को जब आपको कंफर्टेबल हो तब सिर्फ उस सीरम आपको स्प्रे करना होता है आपके स्काल्प पे एंड आपको छोड़ देना होता है। इसका अल्कोहल बेस होता है, वो बहुत ऐसे पानी वो सब पानी जैसा होता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ बालों में लगाया है। बहुत ऐसे लाइट वेट होता है। तो आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। मिनॉक्सिडिल के साथ साथ अगर आप डर्मा रोलर करते हैं, इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता फ्रेंड्स, क्योंकि डर्मा रोलर इज़ अ वंडरफुल ट्रीटमेंट फॉर हेयर फॉल। डर्मा रोलर अगर आप यूज़ करते हैं कोई भी सीरम्स या फिर कोई भी ऑयल्स जो आपके पास अवेलेबल है, फिर पीआरपी सीरम्स के साथ अगर आप डर्मा रोलर यूज़ करते हैं तो इससे अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर सिर्फ आप ओरली कुछ ले रहे हो या फिर सिर्फ आप ऑयल लगा रहे हो एंड उसके साथ अगर आप कोई इंजेक्टेबल नहीं करें, दैट टाइम आपको ट्रीटमेंट आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आपको 40-50% आपको रिज़ल्ट मिलता है। बट अगर हम ये सारी चीज़ें, आप सीरम्स लगा रहे हो, ऑयल्स लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर हम डर्मा रोलर के साथ यूज़ करें तो आपका रिज़ल्ट आपके रिज़ल्ट के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। आपको जो रिज़ल्ट होता है वो लॉन्ग टाइम में रहता है, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है डर्मा रोलर से। तो आप कोई सीरम्स लगा रहे हो उसके साथ डर्मा रोलर यूज़ करना मत भूलिए। एंड जैसे बात करने वाले हैं माय फेवरेट ट्रीटमेंट सब पीआरपी, मेरी ही नहीं है, किसी भी ट्राइकोलॉजिस्ट की या फिर किसी भी जो डॉक्टर आपको हेयर फॉल के या फिर हेयर ट्रीटमेंट दे रहा है उसकी सबसे फेवरेट ट्रीटमेंट होती है पीआरपी, जो मेरी भी है। तो मैं इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि पीआरपी को हम लोग मैजिकल ट्रीटमेंट से बोलते हैं। इसको पीआरपी मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में यानी कि पीआरपी में होता क्या है कि आप ही का खून निकाल के उसको एक प्रोसीजर करने के बाद आपके स्काल्प में इंजेक्ट किया जाता है। ये क्योंकि अपनी बॉडी अपने बालों को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकते तो हम लोग उसी का न्यूट्रिशन निकाल के उसी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी करती है ये ट्रीटमेंट को, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहता एंड आपको जो रिज़ल्ट 1 साल में आने वाला है वो आपको 5 to 6 मंथ में दिखाई देता है। इसमें आपको बाल रीग्रोथ भी होते हैं, हेयर फॉल भी रुक जाता है, बालों का डेंसिटी टेक्सचर कम्प्लीटली चेंज होता है, मतलब बहुत अच्छे आपके बाल हो जाते हैं, घने बाल होते हैं पीआरपी से। ये सबसे मेन ट्रीटमेंट है जो हम लोग ट्राइकोलॉजिस्ट देते हैं पेशेंट्स को। इसके साथ अगर आपको घरेलू ट्रीटमेंट चाहिए या फिर आपको कोई ऑयल्स लगाना है कि नहीं मुझे ये सब पॉसिबल नहीं है करना, तो हम लोग तो आप लोग कोई ऑयल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर घर में देखा जाए तो अपने पास कोकोनट ऑयल होता है, बादाम ऑयल होता है, उसके बाद सरसों का ऑयल बहुत बेस्ट होता है बालों के लिए। इस ऑयल के साथ अगर आप कैस्टर ऑयल लगा रहे हैं तो आपके बालों को थिकनेस भी देता है, रीग्रोथ भी देता है एंड साथ साथ आपका डैंड्रफ भी कम होता है इसके वजह से। एंड अगर आप होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में आपको आर्निका हेयर ऑयल मिलता है। आर्निका हेयर ऑयल के साथ साथ आप जाबोरांडी हेयर ऑयल भी यूज़ कर सकते, अरोमा थेरेपी भी आप कर सकते हैं। अरोमा थेरेपी में आपको डिफरेंट ऑयल आते हैं जो डिफरेंट इसेंशियल्स ऑयल होते हैं जो आप बहुत आयुर्वेदिक पद्धति से बनाए जाते हैं। ये सब ऑयल्स अगर आप लगाते हैं बालों को आपके रेगुलर ऑयल के साथ तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। सो फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।